रिलेटेड क्वेश्चंस जो आएंगे वो पढ़ेंगे। तो ये पार्ट रहेगा अर्थमेटिक। अब अर्थमेटिक में सबसे पहला जो चैप्टर अपना रहेगा वो रहेगा नंबर सिस्टम का। ठीक है, नंबर सिस्टम में अपने स्टार्ट किया। नंबर सिस्टम में क्या पढ़ा था? नंबर सिस्टम में पढ़ा था कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस होता है 2, ऑक्टल में बेस होता है 8, डेसिमल में बेस होता है 10, हेक्साडेसिमल में बेस होता है 16। फिर देखिए बाइनरी में कौन कौन से डिजिट्स होते हैं, वो देखिए 0 और 1। ऑक्टल में डिजिट कौन कौन से होते हैं? 0 और 1 से 7। 0 और 1 से 7। डेसिमल में 0 और 1 से 9। हेक्साडेसिमल में 0 और 1 से 9 और ए से एफ ए से होता है। ई से एफ, ए से एफ। बिल्कुल। उसके बाद अपन ने पढ़ा था, स्टार्ट किया था डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होंगे, कितने डिजिट? 0 1 से 9 यानी टोटल 10 डिजिट होती है। और डेसिमल नंबर कोई भी नंबर होगा उसमें 0 और 1 से 9 से लेके नंबरों को कंबाइन करके नंबर मतलब डिजिट्स को कंबाइन करके नंबर बनाया जा सकता है। जो भी नंबर आप सोच सकते हो, फिर उनको उनकी डिजिट चेक करोगे तो डिजिट आपको मिलके ये 10 में से कोई एक डिजिट ही आएगी। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कंसेप्ट फेस वैल्यू, यानी नंबर्स के अंदर जो डिजिट्स आते हैं उनको पहचानना, उनकी फेस वैल्यू ज्ञात करना, उनकी प्लेस वैल्यू यानी वो किस पोजीशन पे एग्जिस्ट करते हैं उसको पढ़ा था। फिर जो पॉइंट वाले नंबर्स आते हैं उसके लिए भी अपन ने चेक किया था कि फेस वैल्यू कैसे निकालेंगे। प्लेस वैल्यू जो इंपॉर्टेंट होती है वो कैसे निकालते हैं, वो ध्यान रखना है। विषय अगर कभी कंफ्यूजन होता है कि पॉइंट वालों में किस तरह से प्लेस वैल्यू निकालें। अच्छा, अगर मेरे से किसने पूछ लिया 7 की वैल्यू क्या है, इसमें से 7 की प्लेस में। 7 की प्लेस वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, अगर पॉइंट वाले में, तो आपको कैसे निकालोगे? हाँ 7 का तो 7 रह जाएगा, लेकिन जस्ट पॉइंट 7 से लेफ्ट साइड में, जस्ट 7 के जस्ट लेफ्ट साइड में पॉइंट है, इसका मतलब पॉइंट हटाऊंगा तो बट्टे में क्या आएगा? 0 आएगा। यानी कि 7/10 7 की क्या हो जाएगी? प्लेस वैल्यू। ये पॉइंट के लेफ्ट साइड जितने नंबर आ रहे हैं वो सिंपली तरीके से लिखेंगे, और पॉइंट के राइट साइड जो नंबर आ रहे हैं उनकी प्लेस वैल्यू के लिए भाग के अंदर 0 लिखेंगे। ये एक डिफरेंस है, उसको ध्यान में रखना है प्लेस वैल्यू ज्ञात करने के लिए। जैसे 7 का प्लेस वैल्यू पूछा तो 7/10 हो जाएगा। उसी तरह अगर आपसे 6 का पूछे तो क्या हो जाएगा? प्लेस वैल्यू 6 ही हो जाएगा, क्योंकि 6 के राइट साइड 60 में हो कोई जाएगा। डिजिट नहीं है। 6 ही रहेगा, 6 का प्लेस वैल्यू 6 रहेगा, क्योंकि राइट साइड में कोई डिजिट नहीं है। इसका मतलब 6 इटसेल्फ उसी पोजीशन पे है, तो उसकी प्लेस वैल्यू 6 हो जाएगी। 5 की पूछेंगे तो प्लेस वैल्यू हो जाएगी 50। 4 की पूछेंगे 400, और 3 की पूछेंगे 300 यानी कंप्लीट हो 3। जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमने ये आगे तो 3000। आगे बढ़े तो कुछ क्वेश्चन किया था ये, इसमें 7 की प्लेस वैल्यू और उनका डिफरेंस पूछा था, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का। उसके बाद अपन ने स्टार्ट किए थे डेसिमल नंबर्स के टाइप्स, मतलब किस किस टाइप से मिलके बनते नेचुरल थे। नंबर नेचुरल नंबर पढ़े थे, एक से 1 से इंफिनिटी इंफिनिटी तक। तक होते हैं, सारे इंटीजर नंबर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर नंबर इक्वल नेचुरल। टू नेचुरल नंबर। ठीक है। अगर हाँ नेचुरल नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर में 0 ऐड कर दूं तो क्या नंबर बन जाते हैं? होल नंबर बन जाते हैं, पूर्ण संख्या बन जाती नंबर बन जाता है। 0 ऐड है। कर दो तो होल नंबर बन जाता है। बिल्कुल। आगे बढ़ा था नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर मतलब 0 के लेफ्ट साइड, यानी कि माइनस माइनस इन्फिनिटी से लेकर इंफिनिटी से -1। -1 तक। उसके बाद अपन ने पढ़ा था रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो होंगे रेशनल। जिनको P अपॉन में Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q इंडिविजुअली क्या होते हैं? इंटीजर नंबर होते हैं। Q क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0 होता है। फिर अपन ने होता इसको है। और एलोबरेट किया और स्पेसिफाई किया अपन ने कि 10 वे संख्या है जो दशमलव के बाद शांत हो या सतत अशांत। शांत मतलब पॉइंट के बाद वो डिजिट क्या हो? फिक्स डिजिट हो, तो वो शांत दशमलव संख्या होगी जो रेशनल में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपको दशमलव के बाद सतत अशांत, सतत मतलब एक ही टाइप्स के नंबर या एक टाइप्स के नंबरों का ग्रुप रिपीटिंग नंबर्स। कंटिन्यूअसली रिपीट होता हो तो वो क्या होंगे? सतत अशांत, और जिसको क्या कहते हैं? रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है। जो रेशनल नंबर नहीं होंगे वो नंबर क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर। ठीक है। इरेशनल नंबर का मेन जो डिफरेंस जो आपके सामने आएगा वो आएगा पॉइंट के बाद कोई भी नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर रिपीटेशन में नहीं आएगा। और जो रेशनल नंबर नहीं है वो नंबर क्या होंगे? इरेशनल। और जो इरेशनल नंबर नहीं है वो होंगे रेशनल। रेशनल और रेशनल दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाती है? रियल नंबर।
तो अगर आपसे रियल Real नंबर number की डेफिनेशन पूछे तो क्या है कि रेशनल प्लस इरेशनल नंबर मिलके क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। आगे अपन ने पढ़ा था इमेजिनरी नंबर, जो रियल नंबर नहीं है वो सारे क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर। imaginary number इमेजिनरी नंबर में क्या होता है, विशेष ध्यान रखना, एक आयोटा काल्पनिक इकाई होती है, iota आयोटा कहते हैं, और eta आयोटा की वैल्यू होती है √-1, या आयोटा का स्क्वायर under करूंगा तो क्या बनेगा, -1। minus ठीक है, उसके बाद जितना अभी तक पढ़ा रियल नंबर और काल्पनिक नंबर, यानी कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या बन जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका हो गया x प्लस आयोटा वाई। x x एक रियल नंबर है, आयोटा वाई क्या है, एक इमेजिनरी नंबर। रियल प्लस इमेजिनरी मिलके क्या बन जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद हिरार्ची की देखी थी अपन ने, कॉम्प्लेक्स नंबर किन से मिलके बनाते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर किन से real बनते और हैं, imaginary number रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। rational और irrational रेशनल नंबर में कौन से नंबर आते हैं, सारे इंटीजर नंबर आते हैं, सारे integer होल नंबर आते हैं, सारे नेचुरल नंबर आते हैं। natural इंटीजर number नंबर, होल नंबर और नेचुरल नंबर के अलावा बचने वाले जितने भी नंबर है वो भी नंबर किस में इंक्लूड कर गए, रेशनल नंबर में। जैसे 0.1 आप पूछा जाए कि 0.15 क्या है, वो एक क्या है, रेशनल नंबर है। 0.223 क्या है, वो क्या है, सॉरी 0.223 बोले तो क्या है, वो रेशनल नंबर है। हुआ क्लियर। और जो रेशनल नहीं होंगे वो अपने आप क्या हो जाएंगे, इरेशनल। और रेशनल irrational हो इरेशनल जाएंगे दोनों नहीं है, तो रेशनल भी नहीं है इरेशनल भी नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, इमेजिनरी नंबर। क्योंकि रेशनल और इरेशनल मिलकर क्या बनाते हैं, रियल नंबर, और रियल नंबर नहीं है वो क्या बन जाता है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा। उसके बाद वेन डायग्राम से भी सीखा था। ठीक है, वेन डायग्राम से अपन ये डिफरेंट कर लिया कि कौन सा नंबर किस तरह से रिलेटेड है। उसके बाद हम आगे आए थे भाजकता के नियम, जो अपनी लास्ट क्लास थी, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल। उसमें पढ़ा था कि दो की भाजकता नियम बोलो या सम संख्याएं, यानी कि इवन नंबर बोलूं या टू की डिविजिबिलिटी बोलूं, इसके अंदर आपको केवल नंबर्स का यूनिट डिजिट चेक करना है। अगर यूनिट डिजिट आपका 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसका मतलब वो किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, यानी कि वो दूसरे इवन नंबर है। और जो इवन even नंबर number नहीं है वो क्या नंबर होंगे, ओड नंबर। ओड नंबर का यूनिट डिजिट और हमेशा क्या रहेगा, 1 3 5 7 9, यानी कि ओड नंबर का यूनिट डिजिट 1 3 5 7 और 9 रहेगा। 9 उसके बाद अपन ने पढ़ा था 3 क्या, 3 का डिविजिबिलिटी। और 3 की डिविजिबिलिटी रूट के लिए क्या निकालना है, डिजिट सम। डिजिट सम अगर digit 3 sum से डिविजिबल है तो वो नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से। जैसे 3 4 होगा 7 देखा, 3 4 7 का डिजिट सम आता है 14, यानी कि 14 का अगेन डिजिट सम करूंगा तो 5। 5 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 4 3 4 7 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 5 4 9 की बात की, इसका डिजिट सम लिया तो कितना आया, 21। 21 को अगेन डिजिट सम करूंगा तो 3 3 3 से डिविजिबल होता है, इसलिए ये नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। उसके बाद अपन ने चेक किया था 4 की भाजकता का नियम एंड 4 की डिविजिबिलिटी। 4 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या चेक करना है, किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट। अगर लास्ट 2 डिजिट 2 4 digit से डिविजिबल है, इसका मतलब वो पूरा का पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा। इस नंबर में बात करें कि लास्ट 2 डिजिट क्या है, 8 9। 8 9 4 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर भी नहीं है। अगेन देखा था 7 8, 7 8 में भी 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा, इसलिए ये नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन इसमें देखा 8 4 जो थर्ड नंबर था, उसमें 8 4 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। आपको मैंने ये बताया था कि 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 16 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो आपको क्या करना है, उन जो बस 2 की बढ़ाते जाना है पावर में जो 8 के नंबर अंदर बनते हैं, लास्ट 3 जितनी 2 की पावर में बनते हैं उतने क्या बन जाते हैं, डिजिट बन जाते हैं। उतने डिजिट लेके उसमें डिवाइड कर दो। ठीक है, आगे 6 की डिविजिबिलिटी, सॉरी 5 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 5 की 0 और डिविजिबिलिटी 5 वो बताएगा बस यूनिट डिजिट देखनी है, क्या होना, 0 और 5। 5 उसके बाद अपने डिविजिबिलिटी 6 की डिविजिबिलिटी के लिए अगर क्या चेक 2 करना, और 3 दोनों से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा, बिल्कुल 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल 6 से भी होगा। divisible आगे क्या देखा था, 7 की डिविजिबिलिटी। 7 की डिविजिबिलिटी के लिए मैंने एक स्टैंडर्ड पैटर्न आपको बताया। क्या करना, कितना भी बड़ा नंबर दे दे, हमेशा यूनिट डिजिट को उठाओ, 2 से मल्टीप्लाई करो,
यूनिट डिजिट उठाने के बाद में जो नंबर बचता है उसमें से यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको माइनस कर दो। माइनस करने पर जो रिजल्ट आता है उसमें अगेन यूनिट डिजिट को सेपरेट कर दो और शेष नंबर को आप सेपरेट लिख दो। फिर यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आता है उसको उस नंबर से घटा दो, आपके पास फिर रिजल्टेंट आ गया। अगेन ये प्रोसेस अपन चलाते रहेंगे तब तक जब तक कि इसका रिजल्ट यूनिट में ना आ जाए, सिंगल डिजिट में ना आ जाए। अगर सिंगल डिजिट आ रहा है, 0 आ रहा है या 7 आ रहा है, तो ये नंबर आपसे किससे डिविजिबल होगा? 7 से डिविजिबल होगा। डिविजिबल होगा। अगर 0 आ रहा है ना, हाँ मतलब पूरा पूरा चल रहा है। हाँ, 0 आ रहा है तो भी वो 7 से डिविजिबल है, और अगर 7 आता तो भी 7 से डिविजिबल। अगर कोई भी नंबर आता हाँ चाहे 1 2 3 4 5 6 8 9 कुछ भी होता तो वो 7 से डिविजिबल नहीं, जैसे नहीं। 42 है, हाँ मैं 42 ये है। बोल रहा हूँ 42 है। जी हाँ बिल्कुल। हाँ, 42 इस मुझे अभी आइडिया एक स्टेप पहले भी तो हम लोग कंफर्म कर। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है 42 में 7 का भाग जाता है 6 टाइम। इसका मतलब ये नंबर भी किससे हाँ, डिविजिबल होगा? 7 से डिविजिबल होगा। 7 चेक से कर सकते डिविजिबल होगा, ठीक हैं है। बिल्कुल। फिर 8 की ठीक है, डिविजिबिलिटी के लिए आपको लास्ट 3 डिजिट ध्यान में रखने हैं। लास्ट 3 डिजिट लास्ट में 3 डिजिट देखने हैं। लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो नंबर भी क्या होगा? 8 से डिविजिबल होगा। उसके बाद अपन ने डिविजिबल देखा होगा। 9 की डिविजिबिलिटी देखनी थी। 9 की डिविजिबिलिटी में क्या करना है? डिजिट सम। जो अपना डिजिट सम का मेन कंसेप्ट है वो किस पे डिपेंड किया है? 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। अब यह नंबर दिया था 5 4 8 4 6। 5 4 8 4 6 का अगर मैं डिजिट सम करूंगा तो क्या आता है? 27। और 27 का अगेन डिजिट सम करूंगा तो क्या आता है? 9। 9 9 से डिविजिबल 9 होगा। इससे इसका मतलब ये नंबर भी किससे डिविजिबल होगा? 9 से डिविजिबल होगा। 10 की डिविजिबिलिटी सबसे बस 3 इजी। की तरह ही है ये भी, 3 इसका हाँ, रूल भी 3 9 की और तरह ही है। 3 बिल्कुल सेम रूल है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि 9 की डिविजिबिलिटी निकालनी है तो डिजिट सम 3 को मान के मत चल लेना, क्योंकि 3 का डिविजिट मतलब डिजिट सम 3 आ गया मतलब 9 से डिविजिबल होगा, नहीं। अगर डिजिट सम 9 आ रहा है तो वो 3 से डिविजिबल तो होगा, लेकिन 9 से डिविजिबल हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है। जरूरी है, ठीक 10 है। की डिविजिबिलिटी में केवल यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए बस, तो वो 10 से भी डिविजिबल है। अगेन 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो क्या बताया? इवन नंबर पर इवन एक का पोजीशन। गैप, हाँ, इवन नंबर को एक साथ और ऑड नंबरों को एक साथ, और बिल्कुल। फिर उसके बाद उन दोनों को माइनस कर दो। अगर वो 11 का स्क्वायर मतलब 11 से जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो 11 डिविजिबल नहीं है। हाँ, यानी कि वह नंबर उस नंबर की इवन पोजीशन पर आने वाले नंबर्स को ऐड करो, ओके, डिजिट्स को ऐड करो, और ऑड नंबर पर आने वाले डिजिट्स को ऐड करो, फिर उनका डिफरेंस लो। अगर डिफरेंस 11 से मल्टीप्लाई है, 11 से मल्टीप्लाई है, या 0 होगा या 11 होगा या 22 होगा या 33 होगा, जो कि 11 से मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि इवन 11 से मल्टीप्लाई है तो वो नंबर भी क्या होगा? 11 से मल्टीप्लाई होगा या डिविजिबल होगा। क्लियर हो गया? तो ये तो ठीक है। पढ़े थे अपन ने सारे डिविजिबिलिटी के रूल। डिविजिबिलिटी के रूल यानी भाजकता के नियम के बाद अपन ने पढ़ा था, स्टार्ट किया था प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के ऊपर आपको कल मैंने एक होमवर्क भी दिया था। आप एक से लेके 200 तक जितने भी नंबर आते हैं उसमें ये काउंट करके बताना है कि टोटल कितने प्राइम नंबर्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं। कौन कौन से इसलिए है कि 1 से 2 तक आप कंफर्म हो जाओ कि यह प्राइम नंबर है, वो याद भी हो जाना चाहिए, और हमेशा रिपीट करना जब तक याद ना हो जाए। ठीक है, तो प्राइम नंबर 200 तक ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करना है? कल मैंने आपको बताया कि कैसे ज्ञात करना है। बता दिया। छोटे नंबर है तो याद होने चाहिए, जैसे 10 तक 2 3 5 7, 20 तक याद हो 2 3 2 5 3 7 5 11 13 17 और 19, इस तरह से। 17 19। हाँ, ये याद होने चाहिए। बड़े नंबर आ जाए तो आपको मैंने बताया हुआ है कि बड़ा नंबर आए तो क्या करोगे? उस नंबर की जस्ट नियरेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है उसको फाइंड आउट करो, फिर उसका क्या करो? स्क्वायर रूट निकालो। जो स्क्वायर रूट आता है उससे छोटी प्राइम नंबर्स लिख डालो, और जो भी प्राइम नंबर मिलती है उन्हीं प्राइम नंबर एक एक प्राइम नंबर को उठाना है, और जो नंबर दिया नहीं उससे नहीं, ये जी ये उसे वाला डिविजिबल कॉन्सेप्ट जरा करते जाओ। दोबारा बताना। बिल्कुल दोबारा बताता हूँ। ये वाला कॉन्सेप्ट। हाँ एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि ये हाँ मान लो कोई एक आपके सामने क्वेश्चन है 1520
23। अब ये आपको फाइंड आउट करना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, 1521 की नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू कौन सी है बताओ। नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू कौन सी है? 1521 है। 1521 किसका होगा यार ये? 39 का स्क्वायर करो। 39 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? 15 से डिफरेंस किया 11 का, 1100 हाँ माइनस कर दिए 15 किसमें से, 2500 में से 1400, अच्छा हाँ और अच्छा 11 का स्क्वायर होता है 1 to 1 121। 1400 में से 121 जोड़े तो कितना आया? 1521। यानी कि 39 का 1500 स्क्वायर क्या आ गया? 1521। यानी कि अब ये पता चल गया 1500 कि 1521 जस्ट नियरेस्ट वैल्यू किसकी है? 1523 की। यानी 1521 किसका 23 वर्ग है? 1521 किसका वर्ग है? 39। अब आपको क्या 39 करना का है कि इस 39 से छोटी जितनी भी प्राइम नंबर है वो सारी लिख डालो। कौन कौन सी होगी? 17 तक तो अच्छा ये लिखी है। उसके बाद कौन सी होगी? 19 19 हो गई। 19 19 के बाद कौन 23 सी? हो गई 23 आएगी। 23 हो गई 23 के बाद हाँ कौन सी 23 होगी? के बाद हो गई 24 नहीं होगी 25 नहीं होगी 26 नहीं होगी 27 भी नहीं होगी 28 29 होगी 29 29 के बाद 29 होगी 29 31 31 32 नहीं होगी 33 नहीं होगी 34 नहीं होगी 35 नहीं होगी 36 नहीं होगी 37 होगी हो गई। अब 37 होगी 39 से और नीचे देखनी थी, अब 38 तो सम नंबर आ गया, 39 स्वयं आ गई, उससे छोटी देखनी थी आपको। 39 खुद डिविजिबल नंबर है तो प्राइम नंबर हो नहीं सकती, तो आपने प्राइम नंबर सारी लिख दी 2 से लेके 39 के बीच में जो आ रही है। 2 से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये नंबर क्या है? इवन नंबर, सॉरी ओड नंबर है, इसलिए 2 की तो डिविजिबिलिटी चेक करनी नहीं है। 2 की डिविजिबिलिटी चेक नहीं करनी है, 3 की चेक करनी है। डिजिट सम निकाल लो। 5 और 1 6 होता है, 3 3 अपनी जगह, डिजिट सम आया 2, 3 से डिविजिबल नहीं होगी। 5 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, 5 से डिविजिबल है नहीं। 7 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 1523 है तो 152 अलग कर दिया, यूनिट डिजिट 3 था, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ? 6। 6 को 152 में से माइनस किया तो कितना आया? 147। 147। अब अगर आपको कुछ थोड़ा दिमाग लगा पा रहे हो, 14 और 7 यानी कि 7 से डिविजिबल हो गई होगा 147। या दूसरा हाँ तरीका, यूनिट डिजिट अलग 14 अलग कर दो, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 14, 14 माइनस 14 0, यानी कि वो किससे डिविजिबल होगा? 7 से। इट मीन्स क्या हुआ? 1523 एक प्राइम नंबर नहीं है, जो कि किससे डिविजिबल हो रहे हैं? 7 से डिविजिबल हो रहे हैं। अब कुछ समझ में आया कि नहीं आया? मैं समझ गया हूँ हाँ बट मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या हाँ हाँ मतलब जैसे 2 3 5 ठीक है हाँ इसके अंदर तो बड़ा क्लियर है 2 से नहीं जा रहा हाँ। 3 नहीं से भी नहीं जा रहा क्योंकि इनके अंदर बिल्कुल। ऐड कर देंगे हम 5 3 6 और क्या बोलते हैं 2 5 2 3 5 हो गया 6 और 5 हो गया 11 11 1 और 1 2 तो वो तो 3 से भी नहीं जा रहा 5 के अंदर 0 0 और 10 5 में से कुछ नहीं था तो ये इसलिए भी नहीं जा रहा आपने बिल्कुल। बोला 7 से है ना तो हाँ, 7 के अंदर जो रूल लगता है वो हमारा लगता है क्या बोलते हैं जो एक परफेक्ट प्रोसेस बताया हुआ मैंने आपको कि भाई 1523 है, हाँ इकाई अंक 3 था, और इकाई अंक को हाँ अलग कर दो, बाकी जो नंबर बना 152 उसको साइड में लिख दो, इकाई अंक को 2 से हाँ गुणा करो और माइनस कर दो। तो हाँ 152 में हाँ से हाँ मैंने हाँ अच्छा इकाई अंक को गुणा करने में अच्छा है, अच्छा माइनस किया, 147 हो गया। फिर अगेन वो हाँ प्रोसेस लगा। 147 हाँ तो वो जैसे 140 वो 7 आया तो 147 तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 7 से चला जाएगा हाँ, क्योंकि तो 14 और 7 बस वो दिख रहा है तो 7 सीधा सीधा किससे भाग जाएगा? 7 है, तो ये डिविजिबिलिटी चेक बात करनी। यानी इसी तरह से ठीक है डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, उससे क्या निकल जाएगा? प्राइम नंबर आ जाएगा। अच्छा प्राइम नंबर निकालने के लिए ये वाला तरीका है हाँ, फिर सबसे आपको मैंने पहले कुछ, पर उसके अंदर दिक्कत यही है कि परफेक्ट स्क्वायर आपको सबसे पहले देख के बस रखना उसका पड़ेगा नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है वो फाइंड आउट करना है, सबसे इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट वही है हाँ, वो ही थोड़ा टाइम टेकिंग है बाकी तो फिर चीजें हो जाएंगी और टाइम टेकिंग नहीं होगा जब आप ये सारी चीजें याद कर लोगे। ठीक क्यों है। अब मुझे कुछ कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट बताए थे प्राइम नंबर के, कि 1 से 10 तक कितने होते हैं टोटल प्राइम? 4 होते हैं। 1 से 50 तक कितने होते हैं? 15 होते हैं। 1 से 100 तक कितने होते हैं? 25 होते हैं। और 1 से 200 तक टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं? 47 46 होते हैं। और 46 के 6 मैंने लिख रखे हैं नीचे।
1 से 200 तक सारे प्राइम नंबर मैंने लिख रखे हैं स्लाइड पे। अब मैं वही मैं ये जो चीज पूछ रहा हूँ, जैसे हम्म, ये आपने 25 लिखा हुआ है, हाँ आपने 25 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, हाँ लिखा हुआ है। ये ठीक है, टोटल नंबर तो ये ऑफ 25, हाँ, टोटल नंबर हाँ, वो जो नंबर्स हैं जो 1 से 15 के बीच में प्राइम नंबर है। 2, 4, तो 5। उसके अंदर जो जैसे जैसे 25 लिखा हुआ है 100 तक, तो उसके अंदर आपने क्या बोलते हैं 10 और मतलब 5 जो 50 है वो 15 भी है, माने हुए हैं या उनको हाँ छूट हाँ गया है, इंक्लूड है, इंक्लूड है, इंक्लूड है। इंक्लूडेड है, यानी कि तो मैंने क्या मतलब कहा, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल कितनी संख्या है जो प्राइम अच्छा नंबर एक है। तो 1 से 100 अच्छा तक की बात करूंगा तो टोटल 25 प्राइम नंबर आएंगे। 1 से 50 तक बात करूंगा तो 15 प्राइम नंबर आएंगे। 1 से 10 तक की बात की तो 4 है, और 1 से 200 तक की तो कितने हुए, 46 प्राइम नंबर है टोटल। हम्म ठीक है, यही फाइंड आउट करने 1 से 200 तक, और फिर उनको अपने होमवर्क में लेना, याद करना और शेयर करना है आपको। उसके बाद अपन ने पढ़े थे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर, यानी किसी भी नंबर का अभाज्य गुणनखंड निकालना। जैसे हाँ 78 का अभाज्य गुणनखंड निकालना, तो क्या किया था, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है उससे हमेशा डिविजिबिलिटी स्टार्ट करो। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 था, 2 का 78 से डिवाइड किया 39 टाइम आया, फिर 3 से डिवाइड किया 13 टाइम, फिर अगेन 13 को किया तो कितना आ गया 1। इस तरह से अपने पास 78 का की मतलब डिवीजन प्राइम लास्ट में, हाँ, फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 8 है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 13 2 इंटू। 3 इंटू 13, 2 हाँ इंटू 3 इंटू 13, हाँ इसी तरह नेक्स्ट अपने 648 का निकाला था, सेम प्रोसेस फॉलो करना है और हाँ प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। ठीक है, 2 इंटू हाँ 2 इंटू 2 अगर 3 2 इंटू इंटू टू 3, थ्री 2 टाइम का हो रहे हैं तो उनको पावर में ले गया 2 की पावर 3। 3 का मल्टीप्लाई 4 टाइम हो रहा था, इसलिए मैंने शॉर्ट में पावर में ले गया 3 की पावर 4। अगेन 143 का निकालना था, वही प्रोसेस अपनाया, 143 का आ गया। यानी 11, हाँ 11 होते हैं। लेकिन फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से चेक करना शुरू करेंगे। यानी 143 में प्राइम फैक्टराइजेशन निकालता, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 का नहीं गया 3 का चेक करेंगे, 3 का नहीं गया 5 का चेक करेंगे, 5 का नहीं गया 7 का चेक करेंगे, 7 का नहीं गया तब 11 का चेक किया, तब पता चला कि ये 13 टाइम्स हो रहा है। फिर अगेन 13 का 13 में डिविजिबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है, तो 143 का फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 11 इंटू अच्छा, ये 13 इंटू। प्राइम फैक्टराइजेशन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि आप प्राइम नंबर से सिर्फ ट्राई करते हो। बिल्कुल, जो फैक्टर आएंगे नंबर के, उसके गुणनखंड जो भी होंगे, जो भी फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर होंगे, इसलिए उनको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। वन वन ठीक है, नेल्सन ने 111 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला। इस तरह से अगला ये तो क्वेश्चन, 3, हाँ 1001 का निकाला। 1000, एक हजार एक हमने 7 से ट्राई, मतलब जो 2 से जा नहीं रहा था, 3 से भी नहीं जा रहा है, 5 से 5 भी से भी नहीं, नहीं जा रहा है, तो फिर अब 7 से नेक्स्ट ट्राई बचा किया, 7वां। 7 से ट्राई किया तो 11 बार चला गया, हाँ सॉरी हाँ 143 टाइम गया। फिर 143 को अगेन 140, डिवाइड किया 11 से तो 13 टाइम, 13 को अगेन किया तो 1 टाइम। तो 1001 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या गया, 7 इंटू 11 इंटू 13। अब आते हैं और इनका आगे। जो फैक्टर, यहां तक अपन ने यस, पढ़ लिया था, यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। अब पढ़ लिया शुरू था। होता है इसका आगे का प्रोसेस, जो इस क्वेश्चन के एप्लीकेशन आएगी, जो डायरेक्ट आपको उस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं पूछेगा एग्जाम में जैसे पहले कर रहे थे, ठीक है, आपसे पूछेगा इस तरह से जो आपने सामने क्वेश्चन दिया है, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दो, बैंक का दो, रेलवे का दो, कोई सा भी एग्जाम दो, यूपीएससी आरपीएससी, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे रेगुलर रूप से पूछे जाते हैं, पूछे जाते हम्म आए हैं, पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे भी। तो इसमें क्या पूछा गया कि वह सबसे छोटा पूर्णांक जिससे 37 50 को विभाजित करने पर भागफल एक वर्ग संख्या प्राप्त आए। यानी कि हिंदी में आप नहीं समझे होगे, मैं समझा देता हूँ कि 37,750 में किस नंबर को हाँ, किस नंबर का भाग दूं कि ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर बन जाए। यानी किस से डिवाइड करूं, किस नंबर से डिवाइड करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू बन जाए, किस नंबर से डिवाइड करूं कि कि ये ये परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट बन जाए। स्क्वायर नंबर बन जाए। यानी कि 3750 को ज्ञात करना है कि एक नंबर ऐसा इससे डिवाइड होगा
और डिवाइड होने के बाद जो नंबर अपन को मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो क्या हम पहले इसके क्या बोलते हैं, इसके पास प्राइम, का कोई अब वो क्या देखें है, अब स्क्वायर? जो आप परफेक्ट स्क्वायर निकालना है ना, तो यहाँ पे अपना कंसेप्ट जो यूज होगा ना, वो प्राइम फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट यूज होगा। यानी कि 3750 के मैं प्राइम फैक्टर करूंगा, मेरा सबसे पहला टारगेट होगा। और प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूंगा तो क्या आएगा, ये आपके सामने आया कि 3750 थे, तो इसका मैंने सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू किया, 2 से किया तो 1875 आ गया। फिर अगेन इसको 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा तो किससे किया, 3 से किया, 3 से किया तो कितना आया, 625। 625 को अगेन किससे डिवाइड किया, 5 से किया 125, फिर अगेन 5 से किया तो 25, फिर अगेन 5 से किया तो 5, फिर अगेन 5 से किया तो फाइनल क्या आया, रिजल्टेंट 1। यानी कि इट मींस 3750 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 1। यानी कि आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना किसी नंबर को, तो आप क्या कर दो, इसके 2 के बंडल बना दो। जैसे 5 इंटू 5, परफेक्ट स्क्वायर में क्या करते हैं, दो नंबर का मल्टीप्लाई होता है। जैसे 2 का मैं परफेक्ट स्क्वायर बोलूंगा 4, यानी कि आपने क्या किया, 2 इंटू 2। 3 का स्क्वायर निकालूंगा 9, तो इसके लिए आपने क्या किया, 3 इंटू 3। 5 का स्क्वायर होता है 25, तो उसका 25 के लिए क्या किया, 5 इंटू 5। तो इसी तरह जो भी नंबर है उसका क्या करो, बंडल बना दो, 2 2 की जोड़ी बना दो। यानी कि 5 इंटू 5, 1 इंटू 1, फिर अगेन देखा 5 1 इंटू इंटू 1 कैसे कर दिया आपने, मुझे ये नहीं समझ 1 आया। का स्क्वायर निकालना है तो क्या करूंगा, मैंने लिखा है, अच्छा लिखने का एक आपने स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा आपने आप ही लिख दिया। हाँ मैंने लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 इंटू 1 होता है। 1 ही होता है, हाँ सिंगल 1 ठीक है। 1 ही होता है, और 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 इंटू 1। तो मैंने एक समझना है, समझने के पर्पज से मैं लिख रहा हूँ कि आप जो भी प्राइम फैक्टर निकल जाते हैं उसके बाद 2 2 के जोड़े बना दो, 2 2 के जोड़े बनाए, 5 इंटू 5, 1 इंटू 1, फिर अगेन 5 इंटू 5। लेकिन मुझे अगर मैं, ये डिजिट दिख रहा है 3, 3 सिंगल है, 3 का अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तब ये क्या बनता है, स्क्वायर वैल्यू बनती है, अदरवाइज ये नहीं बन रही है। फिर 2 को चेक किया तो 2 भी सिंगल है, 2 के साथ अगर 2 होता तब ये क्या बनता, परफेक्ट स्क्वायर बनता। इट मीन्स आपको क्या निकालना है, इस नंबर में से वो नंबर डिवाइड करो जो परफेक्ट स्क्वायर बना दे। तो जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं उनको तो एक तरफ साइड में कर दो कि ये तो नंबर परफेक्ट बन रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर हो रहे हैं, यहाँ 2 2 के जोड़े में आ रहे हैं, तो इनको तो छोड़ दो। बाकी जो नंबर बचे, बाकी कौन से नंबर आपके पास बचे, 2 इंटू 3, दो बाकी और नंबर 3। कितने बचे, 2 इंटू 3। यानी कि पूर्ण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 3 क्या हो गया, 6। यानी कि इस नंबर को मैं 6 से डिवाइड करूंगा, तब आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आपके पास परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू आएगी। अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे? 6 से डिवाइड करूंगा, न कि मल्टीप्लाई। है क्वेश्चन क्या करा, अच्छा भागफल, विभाजित करना है, भाग। विभाजित करना मतलब डिवाइड करना है, भाग देना है। ओके। तो मैं किस नंबर से डिवाइड करूंगा, यानी कि डिवाइड करूं या मैं दूसरी नंबर बोलूं, जो आपने प्राइम फैक्टर आया जिनका कपल नहीं बन रहा, जोड़ा नहीं बन रहा है, उसको हटा दो। अब हटाने के लिए ये मैं तो क्या करूं, बहुत ही, मतलब क्वेश्चन बहुत आसान है पर लैंग्वेज बहुत ही टफ है। केवल समझना, लैंग्वेज नहीं, केवल समझने की लैंग्वेज है। बाकी इस क्वेश्चन को आप, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, आपका सामने ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक नहीं आप 10 बार करो और क्या कंसेप्ट कहना चाह रहा है वो समझो। उसके बाद आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट आपसे या तो पूछेगा विभाजित करने पर, या आपसे पूछेगा गुणनफल करने पर। दो ही तरह के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। जब मैं डिवाइड करने की बात करूंगा तब आपसे क्या करना है, 2 और 3 जो सिंगल प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहे हैं उनको हटा दो। उनको हटाने के बाद जो नंबर बचते हैं वो आपके क्या बन रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं। ठीक है। हाँ ठीक है। अगर यही क्वेश्चन आपसे दूसरे तरीके से पूछता कि वह सबसे छोटा पूर्णांक जिससे 3750 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो, यानी उल्टा पूछ ले, इसका रिवर्स। यहाँ पूछ इसका रहा था, रिवर्स पूछिए। यहाँ आपसे पूछ रहा था भाग देने पर पूर्ण वर्ग बने, इसका रिवर्स पूछेगा हम्म। तो क्या पूछेगा, गुणा करने पर। यानी कि आपने कोई, मल्टीप्लाई, हाँ हाँ इसके मल्टीप्लाई कर,
इसे हाँ। किससे मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस केस में क्या ठीक करना है, यही सेम फैक्टराइजेशन करना है। 5 × 5 का वो बन रहा है कपल, 5 × 5 का बन रहा है, तो नहीं बन रहा है, क्या करना है, 3 का कपल नहीं बन रहा, तो आप क्या करोगे, 3 और गुणा कर दोगे, तब कपल बन जाएगा। 2 का कपल नहीं हम्म बन रहा है, तो आप क्या करोगे, 2 को और क्या कर दोगे, तो मल्टीप्लाई कर दोगे। यानी अल्टीमेटली हम्म आपने क्या क्या मल्टी किया, 2 और 3 का क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है। और 2 और 3 का हम्म, मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 6 से। 6 से। तो क्या आंसर हो जाएगा, अगर मैं इस नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करूं तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, अगर मैं इस नंबर को 6 से डिवाइड करूं तब भी ये क्या बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर, यानी पूर्ण वर्ग परफेक्ट संख्या बन स्क्वायर। रही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, ये बताओ मुझे। समझ आया। आया समझ में, समझ में आया। हाँ। समझ में आया तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताइए। हम्म क्वेश्चन आपके सामने है 512, 512। 512, यानी कि क्वेश्चन ये पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन है। 3750 की जगह मैं लिख दूं 512, बस नंबर चेंज कर रहा हूँ, 3750 की जगह 512। क्वेश्चन ये सेम है कि किस नंबर से मैं डिवाइड करूं। 512 तो खुद ही एक स्क्वायर है। नहीं, 512 स्क्वायर नहीं है, इसकी जगह मैं लिख रहा हूं आपका नंबर 512, बाकी क्वेश्चन सेम है, आंसर बताओ क्या आएगा। 512, अच्छा 512 अगर स्क्वायर, 512 के अंदर क्या ऐड करें, क्या क्या डिवाइड करूं। किस नंबर से डिवाइड करूं कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ओके, तो पहले तो ये हो गया 2, 2, 5, 6, रुक जाओ, 2, 2, 8, 6 और 4, 3 और 2, 2 और 6 और 1 और 3 और 13, 13, नहीं नहीं, हाँ 13, क्या 13, क्योंकि बाकी सबका तो हो गया, स्क्वायर बन जाता है, बस 13 का नहीं होता है, 13, 13। मतलब, आप समझे नहीं है। क्यों। कहाँ समझे, प्राइम फैक्टराइजेशन करना था सबसे पहले, पहले हाँ, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा, 2। मैं 2, 2 से डिवाइड किया तो क्या आया, 2 टाइम्स 2 5, 2 5 6, 256, बिल्कुल सही किया आपने यहाँ पर। फिर 2 से किया, फिर दोबारा 2 से जाएगा 1 to 8, फिर 2 से किया तो कितना आया, 1 to 1, 8, 1 to 8, 8, 1 to फिर 2 8, से किया 64 आ गया, ठीक है। फिर 2 से किया तो कितना आया, 64 आ गया, 64। फिर किया 32 आ गया। फिर अगेन किया आपने 2 से डिवाइड, तो कितना हो गया, 32। ओ, गलती हो गई मेरे से, फिर मेरे से 32 को गलती हो गई। अगेन 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, नहीं नहीं, 6। मेरे से गलती हुई, मैं समझ गया कहाँ गलती हुई। हाँ, कोई तो दिक्कत गलती नहीं है। नहीं करनी है ना, गलती नहीं अरे करनी। यार। फिर अगेन मैंने 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कहाँ गलती की थी मैं समझ गया जी, अब 8। मैं कर दिया। फिर अगेन किससे फिर डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड किया तो कितना 2, आया, 2, 2, 2, दो दो को अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सीन शॉर्ट। 2 को मल्टीप्लाई कर दिया अगर इसके अंदर, और तो ये पूर्ण वो बन जाएगा, स्क्वायर बन गया। क्या बोलते हैं, स्क्वायर बन जाएगा। हाँ, देखो, 2 2 के जोड़े बनाए ना, क्या करना, कुछ भी नहीं करना, 2 2 के भाई प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए। प्राइम फैक्टराइजेशन आने के बाद 2 2 के जोड़े बना दो। फिर जो जोड़े नहीं बन रहे ना, वही अपना गेम है। 2 2 के जोड़ों एक के एक बनाने के बाद एक में 1 एक 2 दो बच का जाता जोड़ा। है। अब डिविजिबिलिटी हाँ, की बात करें तो 2 का भाग दे दो। गुणनफल के लिए बोले तो भी 2 से क्या करना पड़ा है, गुणा करना पड़ेगा। अपना अल्टीमेट आंसर क्या है, 2 है। अच्छा अगर ये बोलता है कि दो किससे डिवाइड करें, तो भी अगर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं, एक मिनट में करके देख रहा हूँ, 512 को 2, 2 से डिवाइड किया, 256, और 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का।
हाँ और यही आपसे सही। 2 से मल्टीप्लाई करते 512 को, तो क्या हो जाता है 1024, और 1024 हाँ किसका स्क्वायर होता है 32 का। हाँ 32 का सही। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? अब हुआ। नहीं यार वो कैलकुलेशन में गलती की मैंने, कितना हाँ, बेवकूफ हूँ। मैंने कैलकुलेशन में 30 नहीं। 32 को माइनस वो किया, 32 को उसको स्प्लिट किया, 26 लिख दिया। हाँ, अगेन अगला क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट आपके सामने। आ जाओ आ जाओ। अगला हाँ, क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है वो क्वेश्चन है कि 9708 में कम से कम कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि ये 9 से विभाजित हो जाए। 9 से विभाजित हो जाए। कोई हाँ, विभाजित मतलब डिवाइड की बात कर रहा है ना? ना ना तो ना ना फिर ना ना ना, अब घटाने की बात कर रहा है, घटाना मतलब सब्ट्रैक्शन। अच्छा, अब क्या घटाया जाए मतलब? हाँ, डिविजिबल मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन पूछा था, अब ये वो नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या चेंज कर दिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन, यानी कि आपको क्या घटाऊं या क्या जोड़ूं कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए। कि 9 से डिविजिबल हो जाए। हाँ, 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो क्या करोगे? 9 से डिविजिबिलिटी तो वही है कि क्या बोलते हैं, सबको ऐड करते रहो, सबको ऐड करो। और अगर क्या बोलते हैं वो 9 से डिवाइड होता है, मतलब सारे ऐड करने के बाद जो नंबर आता है, मतलब जैसे इसके अंदर हो गया 8 8 16 16 8 24 आया। 24 और ये हो गया 6, तो ये तो डिविजिबल नहीं है 9 से फिलहाल। डिविजिबल नहीं है, हेलो। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, कौन सी हम्म। संख्या घटाई जाए ताकि वो 9 से विभाजित हो जाए। कौन सी संख्या घटाई जाए? 3 हम्म, अगर घटा दोगे तो शायद हो जाए। 3 घटाऊंगा तो क्या होगा? 3 घटाओगे तो शायद डिविजिबल हो सकता है। डिविजिबल होना है, यानी कि अब नंबर दिया हुआ था 9708, इसमें से हम्म। क्या घटाया जाए कि वो क्या बन जाए, 9 से विभाजित हो जाए। यानी कि हम्म। मुझे क्या करना है, 9 की कंसेप्ट आया, 9 की बात आई तो डायरेक्ट क्या करना है, डिजिट सम। यानी कि डिजिट सम करना है। 9708 का क्या किया, डिजिट सम किया, तो मेरे पास 24 आया। मेरा डिजिट सम कितना आया, 6 आया। हाँ मतलब 24 के बाद 6, हाँ 6 डिजिट आया। सम कितना आया, 6 आया। 6। क्या 6 में ये 9 9 का से भाग डिविजिबल जाता नहीं है? है। क्या नहीं। 6 में 9 का भाग जाता? नहीं जाता। नहीं। कब कब जा पर सकता है इसके 6 अंदर, में? अगर मैं पर इसके अगर इसके अंदर अंदर 3 ऐड कर देते हैं तो 3 पक्का पक्का ऐड 9। करूंगा तब वो 9 बन जाएगा और 9 से विभाजित हो जाएगा। हाँ लेकिन हाँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐड नहीं करना है, क्या करना है, माइनस घटाना माइनस है। घटाना है, इसका मतलब घटाना है। 6 में मैं क्या घटाऊं कि वो 9 से विभाजित हो जाए। 6 में से क्या घटाऊं, 6। 6 में से 6 माइनस करूंगा तब 0 बनेगा, 0 या 9। 0 इक्वल टू 9 डिजिट सम के अंदर पटा पटा था ना अपन ने। यानी कि हाँ। घटाना है तो 6 को हटाओ, और जोड़ना होता तो क्या जोड़ूंगा, 3। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ, ये बताओ। हुआ तो सही, पर हाँ आपने एक चीज और भी तो बोली थी कि 3 है। ठीक हाँ है। हाँ 3 को क्या बोलते हैं, ऐसा हो भी सकता है कि अगर जैसे 3 वगैरह है तो नौ माइन नहीं यार, वो वैसे कॉन्सेप्ट बनेगा नहीं। हाँ, क्योंकि ऐसा अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं 3 बनेगा। भी आएगा तो भी, हाँ तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 3 अगर आ भी गया तब भी वो 9 से तो नहीं जा रहा। हम्म, हाँ, नहीं, ये हमेशा ध्यान क्वेश्चन को पूरा पढ़ना। अगर आपने यहाँ तक कर दिया कि डिजिट सम भी कर दिया, 6 निकाल दिया, अब पता है कि 9 से डिविजिबल करना, ऑप्शन अपन को दिख रहा है 3। 3 दिखते ही तुरंत मन ललचा गया कि 6 में से 3 जोड़ते 9 बन जाता। अरे भाई, हाँ क्वेश्चन जोड़ने के लिए नहीं बोला, घटाने के लिए बोला है, इसलिए क्या करना है, 6 घटाना है। आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। हाँ। हुआ कोई भी नहीं क्लियर कि नहीं होगा। हुआ? क्लियर हुआ ना? हाँ हो गया। चलो, हम्म। यही मैंने आगे नीचे समझाया भी है। डिजिट सम 24 आया, फिर मैंने रिमाइंडर निकाला, कितना आया, 6।
चाहे रिमाइंडर निकालो अगर या नंबर के क्या निकालो, डिजिट सम निकालो। 6 बचते हैं, अतः 9 से पूर्णतया विभाजित करने के लिए यदि संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो ये पूर्णतया 9 से विभाजित हो जाएगा। या फिर 6 घटा जोड़, क्वेश्चन किसके लिए बोला, न कि जोड़ने के लिए बोला, किसके लिए बोला, घटाने के लिए। इसलिए आपको यहाँ क्या करना है, 6 को घटाना है। 6 घटाएंगे तब क्या बनेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू बनेगी, या सॉरी परफेक्ट 9 से डिविजिबल नंबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने आया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह अंक x जिसके लिए संख्या 3 से विभाजित हो। अब यहाँ क्या करना है कि एक नंबर दिया हुआ है आपको, इस नंबर में एक नंबर गायब कर दिया, उसकी जगह x लिख दिया। फिर यहाँ दूसरा नंबर गायब किया, उसकी जगह भी क्या लिख दिया, x लिख दिया। यानी कि ये पूरा का पूरा एक क्या है, एक सिंगल नंबर है। एक सिंगल नंबर में x की जगह कौन सा डिजिट नंबर लिखे हैं कि ये नंबर किससे विभाजित हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए, यानी कि 3 से डिविजिबिलिटी हो जाए। और 3 की डिविजिबिलिटी ज्ञात करनी है तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल में जाओ, 3 की भाजकता का नियम जाओ, क्या होता है, 3 का भाजकता का सबको ऐड करते रहो, अगर वो ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड हो रहा है 3 हो जाएगा, या 0 आ गया तो भी हो जाएगा। हाँ तो क्या करेंगे, आंसर बताओ क्या आएगा। सर यहाँ पे तो 2x भी तो है। तो 2x है तो क्या हुआ, 2x हो जाएगा। देखो 2x हो जाएगा। 2x से अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना। देखो क्या दिया हुआ आपके सामने, मैंने अब सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ध्यान से समझना कि इस नहीं क्वेश्चन में नहीं अगर मैं आपको करूंगा। अगर कर रहे हो तो हाँ, आपके सामने 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, उसमें करना है। ठीक ठीक है। 18 18 और 10 28 28 प्लस 2x, 28 प्लस 2x आ गया। 28 हाँ प्लस 2x आया तो अब अच्छा हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना। हाँ, अब यहाँ पे एज्यूम करने चलना पड़ेगा। 28 प्लस 2x आ गया ना, आप 28 को और हम्म, सिंप्लीफाई कर सकते हो, डिजिट सम 1 होता है, 1 प्लस 2x कर सकते हो। 1 प्लस 2x। 1 प्लस 2, क्योंकि अपन डिजिट सम समझ चुके हैं, डिजिट सम को आपने समझ लिया अच्छी तरह से कि डिजिट सम क्या चीज होती है। जब डिजिट सम समझ लिया तो 28 को भी और सिंप्लीफाई करेंगे तो डिजिट सम 1 आ जाएगा, 1 हाँ, प्लस 2x हो जाएगा। 1 आ जाएगा। हाँ, 3 अब की 1 प्लस 2 डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी, या तो 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा। एक मिनट, फिर आपने 1x नहीं, सो ये कैसे आया, 0 कैसे आया, मुझे समझ नहीं आया, ये 0 कैसे आ गया ये। हाँ, आप सॉल्यूशन देख रहे हो, आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो। ठीक है, अपना दिमाग लगाते हैं तो समझते हैं। देखो मैंने क्या कहा, हम क्या समझ चुके हैं, 28 प्लस 2x है। इसकी हम्म, जगह मैं कह रहा हूँ 28 डिजिट सम समझ लिया है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 28 का डिजिट सम 1 होगा, हाँ, 1 होगा। 28 का डिजिट सम, हाँ ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख प्लस सकता टू हूँ, एक्स हो गया। 1 प्लस ठीक है, 2x। 2x। अब ये ध्यान रखो कि किसी भी नंबर है, नंबर के अंदर जब डिजिट दे दिया है तो x क्या होगा, सिंगल डिजिट होगा। x क्या हो सकता है, x का मान क्या संभव है, x का मान क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 2 से हो सकता है, 3 हो 9 सकता है, 4 हो सकता है, ठीक 5 है। 6 7 8 9 0, इनमें से कोई ना कोई एक डिजिट होगी। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, सबसे पहले x बराबर 0 रखता हूँ, और x बराबर 0 रखने से क्या बनता है, 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, अच्छा, 2 मल्टीप्लाई 0, ठीक, यानी 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया हुआ 0, और 0 प्लस 1 कितना 0 होता है, 1 होता है। 1। या फिर 28 को ले रहे हो, 28 गुणा 2 गुणा 28 प्लस 2 गुणा 0, 2 गुणा 0 0 हो गया, 0 में से 28 जोड़ा तो क्या आया, 28 आया। 28 3 से विभाजित नहीं होता। डिजिट सम में आए तो डिजिट सम क्या आया, 1, 1 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो यानी कि x का मान 0 नहीं हो सकता। आगे चेक किया, x बराबर 1 रखूंगा, x बराबर 1 रखूंगा, तब क्या बन जाएगा, x बराबर 1 रखूंगा तो अपना क्या मान था, 1 प्लस 2 इंटू क्या करूंगा, 1 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कितना होता है, 2, 2 2 इंटू 1 2, एंड 2 प्लस 1 कितना होता है, 3। 3। क्या 3 3 से डिविजिबल है,
हाँ अगर 3 से डिविजिबल है तो मेरा x का मान, वो डिजिट क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। 1 1 और हुआ ओके। क्लियर? यानी x का मान क्या हो सकता अच्छा है, 1 हो सकता है। अच्छा, मतलब क्योंकि ये फिर हमें मतलब हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा उसके बाद, मतलब यहाँ जब आप यहाँ तक यहाँ पहुंच गए। हाँ, यहाँ तक पहुंच गए तो यहाँ हिट एंड ट्राई लेके लेके चलना पड़ेगा कि x का मान क्या हो सकता है। अब क्या हो सकता है वो यहाँ आप रख रख के चेक करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि x का मान क्या हो सकता है। अब और वो 0 से 9 के अंदर है, एक ही डिजिट है, तो हमें उन मतलब 9 या 10 डिजिट को एक एक करके चेक कर डाल के चेक हाँ, करना एक पड़ेगा। एक चेक करना पड़ेगा। जैसे देखो, अपना जो क्वेश्चन है, अभी तक अपने सामने क्या आया कि x का मान क्या हो सकता है, 1। अपना ऑप्शन देखो, कहीं 1 दिख रहा है क्या? क्या? अपना आंसर क्या आया था x का, x बराबर 1 आया था। हाँ अब ऑप्शन देखो, कहीं है 1 हाँ। है क्या? नहीं। ऑप्शन 1 नहीं है, तो इसका मतलब कहीं गलत गलत तो नहीं कर दिया अपन ने। हाँ फिर और कोई नंबर होगा, हमें और ट्राई देखो, करना पड़ेगा आगे। हाँ हाँ, गलत नहीं किया है। अभी अपन को और आगे निकालना है कि एक्चुअल में क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, वो सारी निकालनी है। तो यहाँ तक समझ में हाँ आ गया था, x बराबर 0 बराबर 28 + 2x इंटू 0, 28 बार नहीं हो सकता। तो मैंने अगला हाँ, चेक किया, टू क्या करना क्या x पड़ेगा। बराबर क्या किया मैंने, 1 किया। तो 3 से डिविजिबल हो रहा है, ये अपना आंसर आ गया। अब आगे क्या रखूंगा, x बराबर 2 रखूंगा। जब x 4 बराबर नहीं 2 हो रहा। रखूंगा, 2 इंटू 2 क्या हो गया, नहीं हो रहा। 4। 4 + 28 32। 32 का डिविजन क्या आया, 5। 5 3 से डिविजिबल नहीं है। तो मैं अगेन नहीं है। चेक करूंगा x बराबर 3। जब x 3 बराबर 3 चेक किया, तब आया 34। 34 मतलब नहीं, ये भी डिजिशन नहीं होगा, 7। 3 भी नहीं होगा। 7 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, तो नहीं है। अगेन मैंने क्या रखा, नहीं है। 4। x तो बराबर 4 रखा, तो क्या हुआ, 4 इंटू 2, 4 इंटू हाँ 2 ये यानी हो 6। गया। 36। ये 36 का ये हो डिजिशन गया। 9, जो 3 से क्या हो फोर रहा है, डिविजिबल हो रहा है। यानी x का 4 मान क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। 4 4 हो अगेन सकता है। अगेन आगे और चेक करते हैं, आगे और चेक करते हैं। 4 भी ऑप्शन में नहीं है, आप ध्यान से देखोगे ना, अभी मैं वापस ले जाऊंगा कि 4 भी ऑप्शन में नहीं है। 4 भी ऑप्शन ऑप्शन में, में नहीं है। हाँ, अच्छा 1 मैंने भी ध्यान नहीं ऑप्शन में दिया। नहीं है, 4 भी ऑप्शन में नहीं है। तो अब क्या करें, अभी रिजल्ट नहीं आया, अभी अपन फिर क्या आगे करेंगे, चलेंगे। आगे बढ़ेंगे। जब x बराबर 5 रखा, तब क्या तो बना, 11 हो गया, ये भी नहीं जा रहा। 38। 11 भी नहीं जाएगा। फिर मैंने 6 रखा, तो 40 हुआ। 40 मतलब 4 डिजिट सम, 4 में भी 3 का नहीं जा भाग नहीं रहा, 6 जाएगा। से भी नहीं जाएगा। अगेन क्या रखा मैंने, 7। ये 7 चला रखा तो जाएगा। 42। 42 में डिजिट सम हुआ 6। 6 में 3 का भाग 7 जाता चला है, जा रहा है। तो आंसर क्या आया, 7। 7। अगर यहां पर भी अपना आंसर नहीं आता, तो आगे और चेक करता है, x बराबर 8, x बराबर 9। फिर हुआ तो कुछ क्लियर? होता ही नहीं। और इसके आगे नहीं नहीं। चेक नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी डिजिट पॉसिबल है वो दशमलव नंबर में पढ़ रहे हैं, इसलिए पॉसिबल जो नंबर है वो 0 और 1 से 9 ही है। कोई न जो भी नंबर होगा वो इन्हीं में से ही होगा, इनसे बाहर नहीं ऐसा होगा। भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं करेंगे लोग कि दो एक्स और वाई डाल दिया, 2 नंबर डाल दिए बीच में और फिर बोला। वो फिर क्वेश्चन दूसरा बन जाता है। अगर एक्स वाई 2 पूछेगा, उस टाइप के भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन दूसरा बन जाएगा, उसको फिर दूसरे तरीके से चलेंगे, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा, इसी में इसी पैटर्न में होगा, पर एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्वेश्चन होगा। चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, बस ये है। तो आपका आंसर इसमें क्या बन गया, 7। एक्स की जगह क्या आएगा, 7। 7। तो 7। ये तो ऑप्शन था। अगर ऑप्शन नहीं होता तो पॉसिबल कितने वैल्यू थे एक्स के, एक्स का मान 1 भी हो सकता है, 3। एक्स का मान 4 भी हो सकता है, और एक्स का मान हाँ 7 भी पॉसिबल है। 7। x1, x4 और x7। हुआ 7। क्लियर कि नहीं हुआ? हाँ जी। हाँ, क्लियर हुआ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी भी 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या। क्वेश्चन आपसे समझना है प्राकृत। बेटा, प्राकृत मतलब नेचुरल प्राकृत। नंबर। अच्छा, किसी भी तीन 3 कंटिन्यू, 3 गुणाफल के। कंटिन्यू आने वाली प्राकृत नंबर, मतलब 11, 12 और 13, ये 3 नेचुरल नंबर कंटिन्यू है। या फिर कहूँ हम्म 5, 6, 7, 3 नेचुरल नंबर है, तीनों कंटिन्यू है। 100, हम्म 101 और 102, ये 3 नेचुरल नंबर है और तीनों क्या है, कंटिन्यू है। तो कंटिन्यू इस है। तरह से
कोई भी जो आप सोच सकते हो उनमें से कोई भी 3 लगातार प्राकृत संख्या लो, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो हमेशा उन संख्याओं से विभाजित करेगी, उन संख्याओं को विभाजित करेगी। तो आपको वो सबसे बड़ा नंबर काउंट करना है कि हाँ ये नेचुरल नंबर का सबसे बड़ा नंबर है जो किसी भी 3 लगातार नेचुरल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो उस नंबर का पूरा पूरा भाग उन नंबर में जाएगा। कुछ क्लियर हुआ? नहीं हुआ? मैं तो सोच ही रहा हूँ अभी तक ऐसी संख्या हाँ सोच लो, प्राइम, समझ लो। ऐसे तो इन्फिनिटी माइनस समथिंग होना चाहिए। इन्फिनिटी माइनस समथिंग, बिल्कुल सही आपका आइडिया है। अब देखो मैं समझाता हूँ। मान लो कोई भी नंबर ले लिया, मैंने आपसे बोला था 6, 3 कंटिन्यू नंबर लेने और नेचुरल नंबर होने चाहिए। 6, 7, 8, ये तीनों कंटिन्यू नंबर है। ऐसे लेते हैं। ये तीनों नहीं। कंटिन्यू नंबर है 6, 7, 8। हाँ। मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आएगा वो ज्ञात करेंगे। आप अपनी मर्जी से कोई 3 कंटिन्यू नंबर बोलो जो नेचुरल नंबर हो। 1 2 3। 1, 2, 3। क्या इनसे छोटी प्राकृत संख्याएं 3 कंटिन्यू मल्टीपल में हो सकती है? नहीं 1, 2, 3 से छोटी कोई ऐसी 3 कंटिन्यू प्राकृत संख्याएं हो सकती है क्या? नहीं नहीं हो नहीं। सकती। तो सबसे जो इस क्वेश्चन को करने का जो मेन कंसेप्ट था ना वो यही था, यानी ओके। कि सबसे लीस्ट कंटिन्यू आने वाली नेचुरल नंबर यही है और इसका मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो कितना आएगा? 6। 6 आएगा। अब इनसे बड़ी कोई भी प्राकृत संख्या आप उठा लो, उसमें 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे मैंने माना था क्या, ये माना था 6, 7, 8। अगर इसमें मैं 6 का भाग दूंगा तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 6 तो 6 में 6 से कट ही जाएगा, यानी कि 6 में 6 का क्या होगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा और भागफल क्या बच जाएगा? 7 × 8 56। ऐसे ही 100। कोई भी, इसके बाद आप कोई भी नंबर उठा लो, उनमें 6 का तो भाग जाएगा ही जाएगा जो 3 लगातार प्राकृत संख्या होगी। ओके हुआ क्लियर? ओके। यानी कि ऐसा क्वेश्चन आपको कभी भी मिल जाए कि 3 लगातार प्राकृत संख्याएं, 3 लगातार सम संख्याएं, 3 लगातार विषम संख्या को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा जो हमेशा उन 3 कंटिन्यू नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर डिवाइड करेगा। तो ऐसे केस में जो सबसे छोटे नंबर होते हैं ना 3 कंटिन्यू, वो ले लो, उनको मल्टीप्लाई कर दो, वो आंसर आ जाएगा। जब प्राकृत नंबर की बात की तो प्राकृत नंबर की बात करते आपके दिमाग में आ गया कि ये 1 से लेकर 100 तक चलने वाली सारी की सारी क्या है, नंबर नेचुरल है। उनमें से कोई भी नंबर आएगा, 1, 2, 3, 4 जो चल रही है उसमें से। तो मैंने क्या किया, सबसे छोटी 3 प्राकृत संख्या ले ली। कौन कौन सी? 1, 2, 3। उनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 6। तो ये सबसे छोटा नंबर प्राकृत नंबर होगा, प्राकृत नंबर्स होंगे जो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं और उसका जो रिजल्ट आएगा वो 6 है। इसके बाद तो मैं कोई सी भी 3 प्राकृत संख्या उठाऊंगा वो 6 से तो डिविजिबल हो गई होगी। तो यहाँ एक मेरा चीज आंसर क्या बताओ, हो जाएगा? अगर मान के चलो किसी ने यहाँ पे ऐसे लिख दिया कि 3 लगातार कॉम्प्लेक्स नंबर वाला। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलग बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपसे नहीं पूछेगा, सीधी सी बात है। अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नहीं पूछेगा तो पूछेगा, फिर नंबर है, क्योंकि रियल पूछेगा, या तो रियल नंबर पूछेगा, नेचुरल नंबर पूछेगा। आपसे इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम्स के और कंपटीशन के अंदर, वो क्वेश्चन आएंगे तो आपके नेचुरल नंबर बेस पे आएंगे। अच्छा नेचुरल नंबर, बिल्कुल होल हम, नंबर में भी नहीं आएंगे। हाँ होल नंबर पे भी नहीं पूछेगा, क्योंकि होल नंबर में पूछेगा तो 0 आ जाता है और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे ना अनडिफाइंड आता है, ये मैंने बता रखा है। हाँ होल नंबर नहीं हो सकता, तो आपसे सिर्फ नेचुरल नंबर ही होगा। पॉसिबल जो क्वेश्चन बनता ना, या तो पूछेगा कंटिन्यू नेचुरल नंबर के बारे में, या आपसे पूछेगा कंटिन्यू इवन नंबर के बारे में, या आपसे पूछेगा कंटिन्यू ऑड नंबर के बारे में पूछेगा। तो किसके? अगर जब ऑड ऑड नंबर, तीसरा इवन वाला और क्या ऑड, बोला? इवन नंबर और ऑड इवन। नंबर,
अच्छा अच्छा, ऑड ऑड ऑड, ठीक है तो ठीक है पहला ठीक है पहला क्वेश्चन आपका हो गया 3 लगातार प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर का, ठीक है। ठीक है। फिर आगे आपसे पूछ सकता कि सबसे छोटी 3 प्राकृत संख्या 1 2 3 है, गुणनफल 6 होगा, ऐसी लगातार आने वाली 3 प्राकृत संख्या का गुणनफल हमेशा ही क्या होगा, ये होगा। आगे साइड मेरे पास क्वेश्चन होगा। हाँ, अगला क्वेश्चन आ गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन क्या करा, 3 लगातार सम संख्याएं, सम मतलब इवन नंबर, इसका आंसर बताओ क्या होगा। 3 कंटिन्यू तीन इवन नंबर जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, या सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा जो हमेशा 3 लगातार सम संख्याओं को सम संख्याओं में उसका पूरा पूरा भाग जाएगा। किसी भी 3 लगातार सम सम संख्या, संख्याओं के या बाद शम का मतलब क्या होता है? इवन, इवन नंबर। अच्छा, सम, इवन, इवन। हाँ, किसी भी 3 लगातार इवन, इवन तो हो गया 2 4 8, इवन हो गया, है ना? हाँ, 2 उनको 4 मल्टीप्लाई 8, कर दो। 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6 हो गया 2 इवन, 4 6 हुआ लगातार। तो हाँ, मल्टीप्लाई करो तो क्या आ रहा 3 है। लगातार हो गई 2 4 6, 2 4 6 का मतलब हो गया 6 8 8 6 24। हाँ, 6, हाँ 6, हाँ 6 24 24 24। तो इसका आंसर आ गया, आंसर 24। क्यों भाई, 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से 8 आया, फिर 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आया, 24 कैसे है। अरे यार क्या, नहीं तो मेरी टेबल गई हुई है, टेबल तो करनी पड़ेगी है सॉल्व। क्वेश्चन क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई भाई 3 कंटिन्यू, जो लिस्ट 3 कंटिन्यू इवन नंबर देखने हैं तो 2 आपने बता 2 दिया, 4 4 6 आपने बता दिया, 6, बस इनको मल्टीप्लाई तो करना है। 6 इंटू 4 भी 24 होता है, 24 इंटू 2 कितना 48। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा सबसे बड़ी, तब आंसर आपका 48 है। अदरवाइज ये चारों के चारों ऑप्शन सही है। अगर मैं सबसे बड़ी ये सबसे बड़ा है ना, ये हटा दूं ना, उसके बाद ये चारों ऑप्शन सही है, क्योंकि 48 में 6 का भी भाग जाता है, 48 में 8 का भी भाग जाता है, और 48 में 24 का भी भाग जाता है, और 48 में 44 का भी भाग जाता है। इसका मतलब ऑप्शन तो सारे सही है, लेकिन क्वेश्चन क्या ऑप्शन तो करा, सारे। सबसे बड़ी संख्या पूछी आपसे, वह सबसे बड़ी संख्या जो 3 लगातार सम संख्या को मल्टीप्लाई करने पर उसमें उस संख्या का पूरा पूरा भाग जाए तो वो नंबर होगा आपका 48। हुआ क्लियर कि नहीं 48, हुआ। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ, जल्दी करते हैं, अब थोड़ा सा पार्ट बचा है तो अपना ये सेशन भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे इस चैप्टर के, फिर आगे बढ़ेंगे। यही डिस्क्रिप्शन जो मैंने मैं बताया वही इसमें दिया हुआ है कि 3 कंटिन्यू सम नंबर 2 4 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 40 होगा जो लगातार आने वाली 3 सम संख्याओं के गुणनफल को हमेशा अब हमेशा क्या आपका, कर आज आज वो वाला टाइमर नहीं आ रहा होगा आपका? हैं? क्या बोलते हैं, हाँ, आज कि दो ही है 40 ना, मिनट आज 2 ही लोग हैं ना, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। 3 या 3 से ज्यादा हाँ, होता है तब दिक्कत होती है, ठीक है। 3 से ज्यादा है, हाँ हाँ हाँ, एब्सोल्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना कंटिन्यू में चल रहा, पहला नेचुरल नंबर का क्वेश्चन था, दूसरा इवन नंबर का आ गया, अब ओड नंबर आ गया। अब 3 कंटिन्यू ओड नंबर देखने कौन कौन सा होगा, क्या रिजल्ट आएगा बताओ। 3 लगातार विषम ऑड नंबर, ठीक है, हाँ, ऑड नंबर हो गए 135, 135 का मतलब हो गया 15, 15। बस तो हो गया आपका आंसर। कोई भी विषम नंबर आएगा, 3 नंबर दिए हुए मल्टीप्लाई करो वो हमेशा 15 से डिविजिबल होंगे। हम्म। कोई भी इवन नंबर आ गया, कंटिन्यू 3 इवन नंबर आ रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई करोगे 48 से डिविजिबल होंगे। कोई भी नेचुरल 3 नंबर ले लो, मल्टीप्लाई करो वो हमेशा 6 से डिविजिबल होंगे। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ। हो हो तो गया है मुझे क्लियर। हाँ, क्या एक हो गया? जो विषम नंबर जो होता है ना, विषम नंबर जैसे नोट करके लिख लो। हाँ, आपने नेचुरल नंबर के लिए पढ़ लिया, करेक्ट हुआ। आपने इवन नंबर के लिए पढ़ लिया,
लेकिन जब Even ओड correct. नंबर की बात करेंगे ना, ओड नंबर में हमेशा और हमेशा आपका 15 करेक्ट हो ये सही नहीं है। कैसे? जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल दिया, आपने नंबर लिया, लिस्ट नंबर तो 1, 3 और 5 आया, 1, 3 और 5 आया, 1, 3, 5 को मल्टीप्लाई किया तो 15 हुआ। लेकिन अगर मैं एक नेचुरल नंबर लेता हूं 7, 9, 11, 7, 9, 11, ये तीनों कंटिन्यू ऑड नंबर है क्या? तीनों कंटिन्यूस ऑड नंबर है क्या? 7, 9, 11 हाँ तीनों 7, 9, 11 7, हाँ तीनों कॉन्टिन्यूस है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस इवन ऑड नंबर, सॉरी ऑड नंबर है, तीनों ऑड कंटिन्यूस। नंबर है। हाँ लेकिन मैं 7 इंटू 9 इंटू 11 करूंगा तो इसका यूनिट डिजिट कभी भी 5 या 0 नहीं आएगा, हाँ 5 या 0 नहीं नहीं आएगा। इसका मतलब वो 5 से डिविजिबल नहीं हो सकता। हम्म और 15 में तो 5 आता है, हम्म 15 में 5 आता है। हाँ 15 इसका में तो 5 मतलब आता है। इसका मतलब कोई भी 3 लगातार इवन नंबर है तो वो हमेशा और हमेशा 15 से डिविजिबल हो ये जरूरी नहीं है। नहीं है। हुआ क्लियर? ठीक है। हमेशा हाँ डिविजिबल हो जरूरी नहीं है। इसलिए नहीं हमेशा इसका आंसर क्या होगा? हमेशा के लिए ऑलवेज के केस में क्या आंसर राइट होगा? 3 आंसर राइट होगा। 15 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये ऑलवेज सही नहीं होगा। ओके ओके। ऑलवेज 3 लगातार 3 माइनस लगातार विषम संख्या केस हो रही है, ओड नंबर की बात आ रही है, तो अपन क्या कर रहे थे? बाकी हम जैसे नेचुरल नंबर में देखा, सबसे छोटी 3 प्राकृत संख्याओं को गुणा कर दिया। इवन नंबर में देखा, सबसे छोटी 3 इवन नंबर को गुणा कर दिया, तो आंसर आ गया। लेकिन जब विषम की बात आई तब वहां फेल हो गया ये केस। उस केस में केवल क्या बचेगा? विषम नंबर की बात होगा तो केवल 3 ऐसा नंबर है जो हमेशा और हमेशा ट्रू रहेगा कि कितनी 3 लगातार विषम संख्या को आपस में गुणा किया जाए तो 3 से डिविजिबल होगी।